Good morning, students. Welcome in the class 10th. Let's start our second chapter. रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग दूसरा पाठ देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, युग्म विस्थापन अभिक्रिया और इसके बाद ये ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। उसके पूर्व हमने जो दो अभिक्रियाएं देखी हुई हैं उनका नाम था बेटा, आप जैसे आपकी किताब में है ये संयोग अभिक्रिया आपके सामने, और दूसरा था बेटा अपघटन अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक से ज़्यादा अभिकारक को मिलाकर मिश्रित कर केवल एक ही उत्पाद जब हमको मिलता है उसको हम लोग संयोग अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारकों से का संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है उसे हम लोग उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। और अपघटन अभिक्रिया इसके एकदम विपरीत हमने देखी हुई है। इसमें हमने एक ही अभिकारक से दो या दो से ज़्यादा उत्पाद निर्मित होते हुए देखे। इस अभिक्रिया में हम लोगों ने इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है और उससे दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं उस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने देखा हुआ है। आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। अब विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि पाठ की शुरुआत में आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी जिसमें हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के नीले विलयन को जस्ते के चूर्ण में डालकर घोलकर उसकी रासायनिक अभिक्रिया की हुई देखी है ना। और रासायनिक अभिक्रिया में आपको एक जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता हुआ भी दिखा। उसके साथ वो जो हमने पॉट लिया था जिसमें हमने उसका मतलब ऊष्मा उस अभिक्रिया को करके देखा था, उससे वो जो पॉट था बेटा वो थोड़ा सा गर्म भी हो गया था, यानी कि इससे ऊष्मा भी बाहर निकली हुई थी, है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने करके भी देखा हुआ है। तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखी हुई है इसकी परिभाषा। यहाँ से शुरू होती है। जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व के आयन लेते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन यानी कि एक जगह पर दूसरे कोई तो भी आयन डिस्प्लेस हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक अभिक्रिया हमने इसके पूर्व भी देखी है। यहाँ पे जिंक था, जिंक की जगह पे हमने यहाँ पे आयरन यानी कि Fe लिया हुआ है बेटा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोगों ने आयरन के ठोस के साथ मिश्रित किया है। तो इसके बाद हम लोग को कौन सा उत्पाद मिलता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। फेरस सल्फेट का विलयन हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है और कॉपर जो है वो ठोस के रूप में हम लोग को बचा हुआ मिलेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए बेटा कॉपर के दो आयनों का स्थान जिंक ने लिया था, है ना। इसके पूर्व वाली जो हमने रासायनिक समीकरण देखा हुआ याद होगा आपको, कॉपर सल्फेट और जिंक, तो हम लोगों को उससे जिंक सल्फेट मिला था। अब ये जिंक की जगह पे हम लोगों को यहाँ पे फेरस यानी आयरन यहाँ पे हम लोग को लेना है। तो ये फेरस यानी कि आयरन की जगह पे, जिंक की जगह पे आयरन हम लोग को जब हम लोग इसको विस्थापित करेंगे तो यहाँ पे हमको जो उत्पाद मिल रहा है वो है आयरन सल्फेट। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं यानी कि आयरन, ये अधिक क्रियाशील तत्व हैं कॉपर से भी ज़्यादा, तो इसके जो आयन हैं ये आयन कॉपर की जगह ले लेते हैं और कॉपर की जगह लेने के बाद ये फेरस सल्फेट बन जाता है। और कॉपर जो कि कम क्रियाशील तत्व है उसको ये वो बाहर निकाल के उसके आयन बाहर निकाल के रख देता है और हमको बचा हुआ जो उत्पाद मिलता है वो होता है बेटा कॉपर, जो कि ठोस अवस्था में आखिरी में मिलता है। दूसरी अभिक्रिया इसमें दी हुई है वो है कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोगों को नीले रंग के जो विलयन होता है ना कॉपर सल्फेट का, उसमें हम लोगों को यहाँ पे
पीबी, ये जो संकेत है हमने इसके पूर्व आधुनिक आवर्त सारणी में देखा है, इसको लीड कहते हैं, लीड, है ना। तो लीड जो है वो ठोस के रूप में हम लोग को इसको लेना है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ मिश्रित करना है। दोनों को मिलाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लीड सल्फेट ये उत्पाद मिलेगा, और वही कॉपर जो है ठोस के रूप में बचा हुआ हम लोग को मिलेगा। इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये विस्थापन अभिक्रिया किस तरह से हो रही है, इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व है लीड, ये कम क्रियाशील तत्व कॉपर की जगह पर आ जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, उसके साथ ये नया अभी का उत्पाद हम लोग को यहाँ पे मिलेगा बेटा। ये यौगिक हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है ना, लीड सल्फेट, और कॉपर जो है वो उसको निकालने के बाद वो बच जाएगा जो कि कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये हम लोगों को विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी बताते हैं। तो इसमें बताएं कम या अधिक क्रियाशील तत्वों की जानकारी हम धातु विज्ञान इस पाठ में लेने वाले हैं। जस्ते की तरह ही लोहा और सीसा ये तत्व भी तांबे के यौगिक में से तांबे को विस्थापित करते हैं। मतलब ये देखिए, लोहा और सीसा ये दोनों तत्व हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये तांबे को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं। आपको पता है कि तांबे से भी ज़्यादा महंगा होता है सीसा, और उसकी जगह पर ज़्यादा क्रियाशील होता है बेटा लोहा, है ना। महंगा तो नहीं होता लेकिन ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये जो क्रियाशील है तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वो कॉपर की जगह आसानी से ले लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे हमारे चौथी और आखिरी विस्थापन यानी कि अभी नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। वो उसका नाम है बेटा युग्म विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे युग्म विस्थापन अभिक्रिया शुरू करने के पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँगा। इसमें आप लोग को बताया गया है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक वही पाठ की शुरुआत में ही हमने इस तरह की अभिक्रिया देखी हुई है ना, देखी हुई है, लेकिन इसको हमने करके नहीं देखा। करके नहीं देखने के बाद भी हम लोगों को इसको हमारे पाठशाला में जो तत्व है उसको मैंने इसको करके देखा था। उसका भले वीडियो नहीं हमारे पास, लेकिन इसका हम लोग को उत्पाद क्या मिला है, अवक्षेप क्या मिला है, और इसके आधारित जो प्रश्न किए गए उसके उत्तर भी हमारे पास है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ जो शुरुआत में होंगे, जैसे यहाँ पे AgNO3 और NaCl है, ये अभिकारी पदार्थ हैं, है ना। इनकी अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है, उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हर चीज़ में ये बार बार एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा AgNO3 ये दो अलग अलग यौगिक हैं, इनसे हम लोगों को NaCl को मिश्रित करना था। NaCl भी अलग अलग यौगिक हैं। तो ये देखिए Ag है, वो Ag जो है वो Cl के साथ मिश्रित हो गया, और Na जो है वो NO3 के साथ मिश्रित हो गया। तो इसके बाद हम लोग को जो अभिक्रिया मिली वो दोनों से अलग अलग मिली हुई है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ किसी एक को डिस्प्लेस यानी कि बदला हुआ था, यहाँ पे हमने डबल डिस्प्लेस किया हुआ है। डबल डिस्प्लेस यानी कि दोनों किसी एक अभिकारक में जो तत्व होते हैं वो दो तत्व दूसरे अभिकारक के दो अलग अलग तत्वों के साथ मिश्रित करके दूसरा दो तरह के अलग अलग यौगिक हम लोग को इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए कि जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप ऐसा तैयार होगा कि जिसमें वो अदला बदली हुए हम लोग को दिखेंगे, उस अभिक्रिया को हम लोग युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये जो आप लोग को अभिक्रिया यहाँ पे मिल रही है, ये अभिक्रिया का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों ने इसके पूर्व देखा भी होगा। तो इसमें AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को हम लोगों को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करना है, मिश्रित करना है। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट विलयन के रूप में हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, और ये सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में हम लोग को इसमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारकों में सिल्वर
तथा सोडियम आयनों की अदला बदली होकर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप हमको जब इसमें मिलता है, ये रासायनिक समीकरण हमने इसके पूर्व देखा हुआ है और इसका वीडियो भी हमने देखा हुआ है ना। ये किस तरह से बनता है इसके ऊपर ये ऊपर वाले वाक्य में हम लोग को इसको बहुत आसानी से समझा के दिया हुआ है। अब चलते हैं बेरियम सल्फेट की तरफ। बेरियम सल्फेट के विलयन में यदि आपने पोटेशियम क्रोमेट डाला तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसके ऊपर प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आप लोगों को पहले शुरुआत के ही पाठ के शुरुआत में ही पूछा गया बेटा। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट का विलयन डालिए तो इसके उपरांत क्या होगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो युग्म विस्थापन की अभिक्रिया है, वो किस तरह से बदल रही है इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे निर्माण हुआ अवक्षेप कौन सा मिलेगा, वो उसका रंग क्या होगा बेटा, तो उसका रंग होगा बेटा पीला। अवक्षेप का नाम क्या होगा, वो होगा बेटा बेरियम क्रोमेट। और इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद हम लोगों को ये चौथा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इस अभिक्रिया को आप विस्थापन अभिक्रिया कहोगे कि युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहोगे। तो इसका सही जवाब है बेटा युग्म विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या इसका रासायनिक समीकरण हम लोग लिख सकते हैं? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल इसका रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। और इसका रासायनिक समीकरण मैंने लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने। युग्म विस्थापन अभिक्रिया का ये रासायनिक सूत्र है। बेरियम सल्फेट को पोटेशियम क्रोमेट के साथ हम लोग को जोड़ना है और एरो आप लोगों को उत्पाद बताते हैं। दो तरह के उत्पाद मिलेंगे हम लोग को। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो K2 है वो ये तत्व है वो SO4 के साथ मिक्स हो गया है ना। युग्म विस्थापन अभिक्रिया में हर एक तत्व अपना अदला बदली करके नया उत्पाद निर्मित करते हैं, उसी को हम लोग युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये K2 SO4 के साथ मिक्स होने के बाद हम लोग को जो उत्पाद मिला उसका नाम है, ये यौगिक का नाम है बेटा पोटेशियम सल्फेट। और ये बेरियम जो है वो बेरियम Cr2O7 के साथ मिक्स हो गया, तो बेरियम BaCr2O7 ये हमको नया यौगिक मिल गया है, इसको हम लोग बेरियम क्रोमेट कहेंगे। ठीक है, तो ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया आप लोग अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया और अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले भाग की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। देखिए ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया शुरू करने के पूर्व मैं आप लोग को इसकी परिभाषा एक बार समझा के बता देता हूँ। तो ये जो है ये कोई भौतिक परिवर्तन होने वाला है, उसमें किसी एक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगी और किसी एक अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाएगी। तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का अभिशोषण किया जाता है, ऊष्मा ली जाती है ना, उसको हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया वो होती है बेटा जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, वो ऊष्मा ली नहीं जाती, उसको मुक्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। देखिए ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया के बारे में आपको अगली पेज पर बहुत अच्छे से जानकारी बताई गई है कि यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा के आदान प्रदान के अनुसार ऊष्मा के आदान प्रदान के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा के आदान प्रदान के अनुसार कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होती है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माग्राही अभिक्रिया होती हैं। तो ऊष्मा उन्मोची रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का रूपांतरण उत्पादों में होते समय ऊष्मा मुक्त होती है। देखिए मैंने एक बार और दोबारा आप लोग को बताया है, जैसे पढ़कर यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है वो मुक्त होती है और ऊष्माग्राही यानी कि ऊष्मा को ग्रहण करना, ऊष्मा को ग्रहण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया में यानी ऊष्माग्राही अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतरण उत्पाद में होते समय पर्यावरण में ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब यह ऊष्मा उसको दे दी जाती है, ली जाती है, खींची जाती है, ग्रहण की जाती है, तो उसे बाहर से ऊष्मा दी जाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो तरह के रासायनिक समीकरण आप लोग को दिया है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो ठोस के रूप में प्रेजेंट है उसमें ऊष्मा दी जाती है, उसको गर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। चूल्हे के
पत्थर हमने देखे हुए थे, है ना, चूने के पत्थर को हम लोग को मान लो कि ऊष्मा देनी है, तो वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाएगा, बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्रिया आप लोग को इसमें मिलती हुई है ना। ये अभिक्रिया हमने इसके पूर्व देखी है बेटा, याद होगा आप लोग को, है ना। ये अभिक्रिया है। 2 परख नली लेना था हम लोगों को, वक्र नलिका हम लोग को लेनी थी, रबर कॉर्क और बर्नर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, यानी कि हमको इसको, और जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने के पत्थर हमने लिए हुए थे, और दूसरे इसमें चूने का ताज़ा पानी लिया था, है ना। और इसके बाद दूधिया रंग का हम लोग को मिला था, एक विलेन हम लोग को मिला था। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो ठोस है जो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, ठोस कैल्शियम का ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे जो ठोस मिल रहा है वो बचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त हो जाती है। तो इसमें हम लोग को ऊष्मा इसको देनी होती है। ऊष्मा देने के बाद हमने, अब यदि वही कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस में बचा हुआ था, इसमें यदि हम लोगों ने पानी मिश्रित किया, है ना, H2O यानी कि पानी मिश्रित किया, तो उसके बाद हमको एक नया उत्पाद यहाँ पे मिलेगा बेटा, वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कोष्टक OH/2 बोलते इसको हम लोग, कोष्टक खत्म होकर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ऊष्मा यानी कि वो जो बर्तन जिसमें भी हम लोग उसमें उसको गर्म करेंगे, है ना, जो टेस्ट ट्यूब हम लोग लेंगे, तो उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, तो वो हीट यानी कि ऊष्मा निकलती हुई उससे हम लोग को दिखेंगी। तो ये जो अभिक्रिया होगी बेटा, वो होगी ऊष्मा उन्मोचीय अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसको हम लोग ऊष्मा उन्मोचीय अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पे जो ऊष्मा को हम लोग ले रहे हैं, ये है बेटा ऊष्मा ग्राही अभिक्रिया। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आप लोग कॉपी में, आपकी कॉपी में और किताब में चेंज कर लेना। ये जो पहली अभिक्रिया जिसमें हम लोग ऊष्मा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको ऊष्मा ग्राही अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था गैस के रूप में। और फिर जब वही कैल्शियम ऑक्साइड को ठोस के रूप में हम लोग पानी के साथ मिश्रित करेंगे, तो हम लोग को उसके बाद उत्पाद में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम लोग ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। तो शुरुआत में हम लोग को क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे बेटा हम लोग। इसमें बोला गया है कि विविध प्रक्रियाओं में तथा अभिक्रियाओं में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसलिए प्रक्रिया तथा परिवर्तन, प्रक्रिया तथा अभिक्रिया के 2 प्रकार प्रकट होते हैं, वो है ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची। पहली ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची इस अभिक्रिया के हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बेटा 2 उदाहरण बताए गए हैं। तो पहला उदाहरण हम लोग को देखना है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना यानी इसमें जो है भौतिक परिवर्तन हुआ है ना। और पोटेशियम नाइट्रेट का एक उदाहरण दिया गया है, वो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो जब बर्फ़ जो होती है वो पिघलती है, यानी कि बाहर की ऊष्मा इसमें उपयोग किया जाता है, ऊष्मा ली जाती है, तभी वो बर्फ़ पिघलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि बर्फ़ को पिघलने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ऊष्मा मान लो कि उसमें दी गई है और बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है, ये होगी हमारी ऊष्माग्राही अभिक्रिया। अब देखिए बेटा, पानी से बर्फ़ का बनना, है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी में घुलना, ये थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो पानी का ही उदाहरण लेते हैं, बर्फ़ और पानी का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें जब पानी से बर्फ़ का बनना हम लोग जब देखते हैं, तो इसमें हम लोग को ऊष्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऊष्मा लेंगे तो वो ऊष्माग्राही बन जाएंगी। तो जब पानी से बर्फ़ बनता है, यानी कि इसमें क्या होती है बेटा, ऊष्मा मुक्त हो रही है, इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। अब चलते हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना, ये अभिक्रिया भी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि इसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, और ग्रहण करने के बाद जो पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोलते हैं, तो इसमें ऊष्मा देने के बाद ये नया
एक रासायनिक परिवर्तन आप लोग को दिखाई देगा। इस प्रक्रिया को हम लोग, इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया करेंगे। दूसरा एक उदाहरण हम लोग इसमें ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में देख रहे हैं बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभी पानी में वैसे के वैसे ही घोलना है हम लोग को, लेकिन घोलने के बाद हम लोग वो गर्म होता हुआ दिखेगा, उसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये भी जो अभिक्रिया है वो होती है बेटा ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम लोग पानी में घोलने के बाद इसको गर्म कर रहे थे, है ना, ऊष्मा दे रहे थे। पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोलने के बाद इसमें ऊष्मा देकर इसको गर्म कर रहे थे, तो ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया हो गई थी। और इसमें जब पानी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब पानी डाला तो उसमें उससे हम लोगों को ऊष्मा बाहर निकलती हुई, मुक्त होती हुई दिखी। तो ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण ऊष्माग्राही ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया का। ठीक है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में तनुकी करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती जाती है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालने में पानी का तत्काल बाष्पीभवन होकर दुर्घटना हो सकती है। यह टालने के लिए आवश्यक उतना पानी कांच के बर्तन में लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हिलाते हैं, अर्थात एक ही समय थोड़ी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए बेटा, थोड़ी सी ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया के बारे में हम लोग को एक हानिकारक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, यदि उसमें एक साथ पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलेंगी। तो इसके लिए हम लोगों को इससे बचने के लिए और दुर्घटना होने के लिए, बाष्पीभवन से दुर्घटना होने के बचने के लिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी यदि उसमें डालेंगे, कांच के बर्तन में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी यदि उसमें डालते हैं तो और हिलाते रहते हैं, तो ये समस्या से हम लोग दुर्घटना होने से हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन वो ऊष्मा नियंत्रित की जा सकती है। तो ये हो गया बेटा हमारा ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया के बारे में जानकारी। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक प्रक्रिया बताई गई है। यह प्रक्रिया आप लोग को घर में ही पढ़नी है। ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया करना, ये प्रक्रिया आप लोग घर में करके देखिए। इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, यह आसानी से की जा सकती है। यदि आप लोग के पास ये तत्व या यौगिक अपने पास हैं तो ये आप लोग करके देखिए। अदरवाइज़ इसको करके देखने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ये मैं आशा करता हूँ। और अभी तक जितना पोर्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो पोर्शन आप लोग अभी तक के बहुत अच्छे से उसको लिख के रखिए, याद करिए, पढ़ते रहिए और अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर बेटा, बाय।